अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। हम कर रहे थे यूनिट नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने चीक की जो डेवलपमेंट का टॉपिक था वो स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था प्रिमिटिव स्ट्रेक का बनना। प्रिमिटिव स्ट्रेक के बाद जो गेस्ट्रुलेशन थी, गेस्ट्रुलेशन में जो 3 लेयर्स बनती हैं वो आज हम वहीं से पीछे से स्टार्ट करेंगे। एक दफ़ा ओवरव्यू लेंगे पिछले टॉपिक का और फिर आगे स्टार्ट करेंगे कि एट द एंड ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रेक is occupied by an aggregation, the primitive node और the notochordal cell। ये जो प्रिमिटिव स्ट्रेक का इंटीरियर एंड है, इंटीरियर एंड के ऊपर एग्रीगेशंस होती हैं कुछ सेल्स की, वो सेल्स जिन्होंने बाद में नोटोकॉर्ड बनानी होती है। यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं जो बाद में नोटोकॉर्ड बनाते हैं, ये इंटीरियर एंड कहलाता है। सेल वाइल द रेस्ट ऑफ द सेल्स आर मेसोडर्मल सेल। इसके अलावा जो बाकी सेल्स होते हैं वो मेसोडर्मल सेल्स होते हैं जो माइग्रेट करके यहाँ सेंटर में आते हैं और मेसोडर्म बनाते हैं। दस प्रिमिटिव स्ट्रेक रिप्रेजेंट द डोर्सल एंड द बोथ लेटरल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। ये ब्लास्टोपोर का डोर्सल लिप और लेटरल दोनों साइड्स दिखा रहा होता है। डोर्सल यानी बैक साइड ये, और लेटरल यानी साइड व्यू। द कंटिन्यूस माइग्रेशन ऑफ द सेल टेक्स प्लेस बिटवीन द एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। ये एपिब्लास्ट थी लोअर, हाइपोब्लास्ट, उन दोनों के दरमियान सेल जो है ये एपी और हाइपो, इन दोनों के दरमियान सेल जो है वो कंटिन्यूसली माइग्रेट करते रहते हैं एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव अलोंग द होल लेंथ ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रेक। प्रिमिटिव स्ट्रेक की जो पूरी लेंथ है वहां पर एक डिप्रेशन बन जाता है, उस डिप्रेशन को नाम देते हैं हम ग्रूव का। दिस इज नेम्ड एज प्रिमिटिव ग्रूव। उसे अब हम प्रिमिटिव ग्रूव भी कह सकते हैं कि अगर आप सिंपल इस तरह है तो प्रिमिटिव स्ट्रेक है, लेकिन अगर यही चीज इस तरह फ्रंट से देखे तो इस तरह डिप्रेशन नजर आता है और पीछे यूं लंबी लाइन जा रही है ये, तो इसको हम प्रिमिटिव ग्रूव का नाम दे देते हैं। होल लेंथ ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रेक, दिस इज नेम्ड एज प्रिमिटिव ग्रूव, मार्क्ड ऑन द ईदर साइड बाय द थिकेंड मार्जिन्स द प्रिमिटिव रिजेस। दोनों साइड्स के ऊपर इस तरह ये जो मार्जिन्स है इसके ये कॉर्नर ये थिक होते हैं जिसे हम क्या देते हैं प्रिमिटिव रिजेस का नाम देते हैं। कि अगर इसी वाली डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में अगर हम से इसको इस तरह डिप्रेशन करके शो करवाएं, एंड ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रेक क्लोजली पैक्ड सेल्स फॉर्म अ लोकल थिकनिंग नोन एज हेंसन्स नोड। इसी तरह प्रिमिटिव स्ट्रेक के लास्ट के ऊपर ये जो सेल्स होते हैं यहाँ पर जो डोर्सल एंड है ये लोकल थिकनिंग, यहाँ पे जो सेल्स हैं कुछ इकट्ठे हो जाते हैं जिसकी वजह से ये एंड हमें थिक नजर आता है। स्वालन ये देखें ये फूला हुआ एरिया है, इसको हम हेंसन्स नोड कहते हैं। हमारी जो हेंसन्स नोड है वो ये लास्ट पर होती है। द हेंसन्स नोड हाउएवर मार्क द साइट फॉर समवट स्पेशल टाइप ऑफ इमेजिनेशन। हेंसन नोड से सेल्स जो है वो स्पेशल टाइप इमेजिनेशन करेंगे, अंदर की तरफ बेंड करते हैं और वहां से नोटोकॉर्डल बनाने में रोल प्ले करते हैं। शॉर्टली आफ्टर द प्रिमिटिव स्ट्रेक हैज बीन फॉर्म्ड एंड द एक्टोडर्म वाज वेल एस्टैब्लिश्ड, सेल बिगिंस टू पुश इन फॉर्म अ रीजन ऑफ हेंसन्स नोड। हमने कहा था हेंसन्स नोड पे स्पेशल टाइप के सेल्स से स्पेशल इमेजिनेशन होनी है। जब प्रिमिटिव स्ट्रेक मुकम्मल बन चुकी होती है तो हेंसन्स नोड से जो सेल हमारे थिक हुए थे वो अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, फॉर्म रोड लाइक नोटोकॉर्ड। अब वही सेल्स जब यहाँ हेंसन्स नोड से अंदर की तरफ माइग्रेट करके यहाँ पीछे से माइग्रेट करके वही सेंटर में आते हैं और फिर एक लंबी रोड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं सेंटर में। ये समझ लें ये जो हम स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ना ये बॉल की तरह की, बॉल को हमने या ऑरेंज की तरह ले लें, ऑरेंज को कट किया, ये ऑरेंज की अपर लेयर है, ये ऑरेंज की लोअर लेयर है, दरमियान के अंदर वो पोर्शन है जिसको हम खाते हैं, उसी के दरमियान के सेंटर में एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है जिस तरह एप्पल के सेंटर में होती है, दरमियान में एक लाइन जिसको हम जब काटते हैं तो निकाल देते हैं, उसी तरह इसके सेंटर में एक रोड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे कहते हैं नोटोकॉर्ड। इन द मिडल लाइन बीनीथ द एक्टोडर्म, जो एक्टोडर्म के नीचे होती है, इन चिक एम्ब्रियो ऑफ अबाउट 18 आवर्स। अब ये याद रखें जो नोटोकॉर्ड है वो हम 18 आवर्स के एम्ब्रियो में जो है वो क्लियरली देख सकते हैं। इज वन ऑफ द फ्यू प्रोमिनेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स इन सेक्शन। अगर नोटोकॉर्ड क्लियरली बनी हुई है तो हम एम्ब्रियो को देख के बता सकते हैं जी ये 18 आवर्स का होगा। इफ द इन द एम्ब्रियो ऑफ द अबाउट 18 आवर्स नोटोकॉर्ड इज prominent in section of the embryo incubated from 18 to 20 hours. It is seen that the ectoderm has spread and become organized into a coherent layer. Coherent का मतलब होता है continuous layer है जो साइड से जुड़ी हुई भी है। Cells margin periphery with the yolk, जो periphery का मतलब होता है ये जो इसके corner regions है, ये corners जो है ये yolk के साथ जुड़े हुए होते हैं। And the marginal area are expanding germ layers. मर्ज और मार्जिन एरिया पे जो जर्म्स लेयर होती है वो भी आपस में जुड़ी हुई है विद द अंडरलेइंग योक और योक के साथ भी। इज नोन एज जर्म वॉल एंड द कैविटी बिटवीन द योक एंड द एक्टोडर्म विच हैज बीन कॉल्ड गैस्ट्रोसेल इज नाउ नोन एज प्रिमिटिव गट। अब ये देखें ये दो लेयर्स थी, जो हमारी लास्ट वाली एंडोडर्म लेयर है ये माइग्रेट करके नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है
और उसके साथ दरमियान में जो हमारे पास मेसोडर्मल सेल्स थे, मेसोडर्मल सेल्स ये दो थिकनिंग बनाते हैं मैस राउंड मैसेज नोटोकॉर्ड के लेफ्ट एंड राइट साइड्स पर, और इन मैसेज में से मेसोडर्मल सेल्स माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। माइग्रेट करने के बाद ये कर लेते हैं योग को सारी तरफ से, और उसके साथ जो आपकी एंडोडर्म थी वो भी लाइन करती है और योग को कवर कर लेती है। अब योग एंडोडर्म हमारी यहाँ सेंटर से मूव करती है, मूव करने के बाद इस तरह एक थिकनिंग स्ट्रक्चर बना देती है। ये नीचे की तरफ योग है, योग के दरमियान में ये एंडोडर्म ने एक थिक कैविटी बनाई है, उस कैविटी को हम गट के नाम देते हैं। Henson node dorsal mesoderm is formed and is organized into somites. Henson node से जो dorsal mesoderm बनी थी वो organize होती है और somites बना देती है। The lateral plate mesoderm is splitted, जो lateral plate है sides की, into the two sheets. ये mesoderm somites वाली जो है lateral plate upper और lower side से ये split करती है दो पोर्शंस में। ये वाले somites split करेंगे तो एक outer layer बनाएंगे और एक inner layer बनाएंगे। जो inner layer है, जो आउटर है वो स्प्लेंटिक मेसोडर्म और इनर वाली सोमेटिक मेसोडर्म कहलाती है। लेयर्स वाया सोमेटिक मेसोडर्म एंड द स्प्लेंटिक मेसोडर्म विद द स्पेस बिटवीन देम। ये देखें सोमेटिक और स्प्लेंटिक मेसोडर्म जो है इसके दरमियान में ये कैविटी है मौजूद। द कैविटी फॉर्म बिटवीन द सोमेटिक एंड स्प्लेंटिक मेसोडर्म इज सीलोम। ये सोमेटिक और स्प्लेंटिक के दरमियान में ये जो जगह है इसको हम नाम दे देते हैं सीलोम का। सोमाइट्स आर सीन 25 to 26 आवर्स एम्ब्रियो। ये जो सोमाइट्स हैं ये 25 और 6 आवर्स का एम्ब्रियो अगर होगा उसमें देख सकते हैं। दीज आर कॉम्पैक्ट सेल मैसेज लेइंग इमीडिएटली लेटरल टू द न्यूरल फोल्ड। न्यूरल फोल्ड जो है वो यहाँ पर बनेगा। लेटरल का मतलब होता है साइड पर, ये न्यूरल फोल्ड के बिल्कुल साइड पर मौजूद होता है। अब जाते हैं न्यूरुलेशन। न्यूरुलेशन जो है द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, जिससे बाद में नर्वस सिस्टम बनेगा, उसको हम न्यूरुलेशन कहते हैं। ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ गेस्ट्रुला, ये जो सरफेस हम ऊपर वाली दिखा रहे थे पीछे वाली स्ट्रक्चर में, यहाँ से इस तरह यूं राउंड किया हुआ था और ये फर्स्ट ऊपर वाली एक्टोडर्म थी। तो ये अपर डोर्सल होती है, नीचे वेंट्रल है। वहां पर ओवर द नोटोकॉर्ड प्रिमिटिव न्यूरल एक्टोडर्म इज प्रेजेंट। अब ये याद रखना है कि हमारा न्यूरल ट्यूब यानी नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्म से बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ बैंड। ये बैंड की सूरत में यहाँ एक्टोडर्म में मौजूद होता है। एट गेस्ट्रुला एलुंगेस, जैसे जैसे गेस्ट्रुला की लेंथ इंक्रीज होती है द बैंड थिकन्स, ये बैंड जो है वो थिक होना शुरू हो जाता है। यहाँ फ्रंट पोर्शन से देखें, फ्रंट पोर्शन से हम इसको थोड़ा सा थिक दिखाएंगे, थिक हो जाता है टू फॉर्म अ न्यूरल प्लेट, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इस तरह की न्यूरल प्लेट बन जाती है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये न्यूरल प्लेट है। इन एब्रियो 21 इन चिक्स ऑफ 18 आवर्स न्यूरल प्लेट वाज सीन। 18 आवर में न्यूरल प्लेट हमें नजर आ सकती है एज अ फ्लैट थिकन्ड एरिया ऑफ एक्टोडर्म। इन एब्रियो 21 to 22 आवर्स अ लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग हैज ऑकर्ड। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है यहाँ से फ्रंट से लेके बैक तक उसकी लेंथ वाइज जो है वो एक फोल्डिंग इस तरह से बनना शुरू हो जाती है। ये जो फोल्डिंग हम सिर्फ फ्रंट पोर्शन दिखा रहे हैं, बैक पोर्शन नहीं दिखा सकते हम, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी हमें। तो फ्रंट से हम दिखाते हैं कि इस तरह का एक फोल्ड बन जाता है जो पूरी लेंथ में उसके फैला हुआ है। इन 24 आवर्स एम्ब्रियो द फोल्डिंग ऑफ न्यूरल प्लेट इज क्लियरली विजिबल। 24 वाले में क्लियर विजिबल होती है, 22 वाले में भी बननी शुरू हुई है और 24 वाले में विजिबल है। द एम्ब्रियो इज नाउ टर्म्ड एज न्यूरोला। अब इसको न्यूरोला कह देते हैं। द इंटीरियर ऑफ द न्यूरल ग्रूव इज वाइडेस्ट एट फॉर्म द फीचर ऑफ ब्रेन। ये इंटीरियर यानी ये फ्रंट पोर्शन दिखाया है। इसी तरह ना ये पूरी एक ट्यूब पीछे की तरफ जा रही है। फ्रंट पोर्शन इस थोड़ा चौड़ा है, जैसे जैसे हम बैक की तरफ जाते हैं तो ये नैरो हो जाता है। जो फ्रंट पोर्शन जिसकी चौड़ाई ज्यादा वो दिखाता है कि यहाँ पे ब्रेन बनेगा। एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज फीचर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। बाकी जो है वो पूरा स्पाइनल कॉर्ड बनेगी। ये न्यूरल ग्रूव बना, बाद में वो अंदर की तरफ इमेजिनेट करते हैं। ये दोनों कॉर्नर्स जो है इसी ये इस तरह आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूरल ट्यूब बन जाती है। द न्यूरल प्लेट्स एंड द पोर्शन इज future spinal cord. In the meantime, the neural plate sinks in the neural folds, grows towards one another and meet in the middle dorsal line, fuse and convert the neural groove into the neural tube. कि जो पीछे वाली डायग्राम में हमने इस तरह का न्यूरल फोल्ड दिखाया था, वो न्यूरल फोल्ड आहिस्ता आहिस्ता आपस में आगे की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। न्यूरल प्लेट वो कॉर्नर से फ्यूज हो जाती है और ये आपके ऊपर एक्टोडर्म रह जाती है, दरमियान में इस तरह एक न्यूरल ट्यूब बन जाती है। Neural groove into the neural tube. At each end of the neural tube, a small opening called the anterior and posterior neuropores are also seen.
फ्रंट से ये खुला हुआ होता है, एक छोटा सा पोर होगा सेंटर में जिसे न्यूरल पोर कहते हैं, विच क्लोज लेटर, लेकिन बाद में ये बंद हो जाता है। विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। न्यूरल ट्यूब बन चुकी है, अब आगे इस न्यूरल ट्यूब से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाएगा। एंड द कैविटी इनक्लोज्ड इज नोन एज न्यूरोसील। इसके अंदर भी अभी खाली कैविटी आ गई ना, ट्यूब बन गई थी, ट्यूब के अंदर की कैविटी न्यूरोसील कहलाती है। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज न्यूरोलेशन। ये सारा प्रोसेस जिसमें पहले न्यूरल प्लेट बनी थी, न्यूरल प्लेट के बाद न्यूरल ग्रूव बना था, वो ग्रूव जो है अंदर की तरफ फोल्ड हो गया था, न्यूरल फोल्ड भी कह सकते हैं। वो फोल्ड फिर बाद में जाकर सिंक हो गया सेंटर में और एक न्यूरल ट्यूब बना दी, और उसके अंदर एक कैविटी है जिसे न्यूरोसील कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस है वो न्यूरोलेशन कहलाता है। अब आपका टास्क है कि आपने न्यूरोलेशन की जो डेफिनेशन है ये लिख के मुझे सेंड करनी है कि इस पूरे प्रोसेस से अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा आप कैसे लिखोगे न्यूरोलेशन की डेफिनेशन। अब आ जाते हैं मैकेनिज्म डेवलपमेंट। वी नो दैट द फॉर्म अ सिंगल सेल जाइगोट, कि एक सिंगल जाइगोट से पूरा कंप्लीट इंडिविजुअल बनना होता है। जाइगोट में तो सिर्फ एक ही तरह का एक सिंगल सेल है, उससे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ब्रेन सेल्स बनेंगे, हार्ट के सेल्स बनेंगे यानी मसल सेल्स बन जाएंगे, ब्लड सेल्स बनते हैं। हर सेल के स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है, वो कैसे बन जाते हैं? कंटेन्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीनोम व्हिच इज कम टू इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द एग एंड स्पर्म्स, के एक जाइगोट के अंदर हर तरह की इन्फॉर्मेशन है हर चीज बनाने की। ड्यूरिंग द क्लीवेज, जब क्लीवेज होती है जाइगोट डिवाइड्स इनटू द मेनी सेल्स, ईच सेल हैज द फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक जाइगोट में जितने थे उसके बाद माइटोसिस से उससे जितने भी सेल्स बनेंगे उन सब में उतने ही सेल्स क्रोमोसोम्स होंगे। एंड गेट्स कंप्लीट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द पेरेंट ड्यूरिंग डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है कि शुरू में जब हमने मरूला स्टेज पढ़ी थी वहां पे सारे सेल एक तरह के थे, उसके बाद सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं, पहले 3 लेयर्स बनाते हैं, उन 3 लेयर्स के सेल भी डिफ्रेंशिएट होते हैं। हर तरह का जो हमारा सिस्टम है अलहदा, हर सिस्टम के जो सेल्स हैं वो डिफरेंट शेप्स के, ये प्रोसेस डिफ्रेंसिएशन कहलाता है। वाइल अदर स्विच ऑफ, कि जब डिफ्रेंसिएशन होती है हर सेल के अंदर कुछ चीज एक्टिव हो जाती है, कुछ चीज स्विच ऑफ हो जाती है, उसके फंक्शन के लिहाज से होता है। इंसुलिन सिर्फ पेंक्रियास में बनती है, इसका मतलब उसमें इंसुलिन बनाने वाली जीन तो ओवर एक्टिव है हमारे बॉडी के, और किसी सेल में जीन तो बाकी सेल्स में भी मौजूद है, ब्रेन सेल्स में भी है, लेकिन वो इंसुलिन तो नहीं बनाता ना। इसका मतलब है उसमें इंसुलिन बनाने वाली जीन्स जो है वो स्विच ऑफ हो चुकी है। ये मतलब है कि हर सेल के अंदर जीन्स जो है अपने फंक्शन के लिहाज से एक्टिव होती है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस, इसका मतलब सेल के फंक्शन को कंट्रोल तो न्यूक्लियस कर रहा है, लेकिन स्विच ऑफ और स्विच ऑन कौन करता है उसे। अब हम ये पता लगाएंगे आगे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू के वाकई डिफरेंशिएशन में न्यूक्लियस का रोल होता है या साइटोप्लाज्म का रोल होता है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इज रिवील्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। इन 1892 हेंस डायस्ट्रिच था हमारे पास, टू का सी अर्चिन एग, उसने सी अर्चिन एग लिया एट 2 सेल स्टेज, जिस वक्त उसमें 2 ब्लास्टोमेयर्स बने हुए थे। कि आपके पास ये एक सी अर्चिन का एग है, इसके दरमियान में ये न्यूक्लियस, जब हमने ये लिया उस वक्त, जब इसने लिया उस वक्त इसके अंदर इस तरह 2 सेल्स बने हुए थे, 2 सेल स्टेज पे लिया था, सेपरेटेड। इसने इन दोनों सेल्स को सिंगल सिंगल सेपरेट कर दिया, सी अर्चिन का एक सेल इधर और ये पहले ये जुड़े हुए थे आपस में, अलहदा कर दिया। लेटर ऑन इट वाज सीन दैट द बोथ हाफ एम्ब्रियो डिवेलप्ड इनटू द न्यू नॉर्मल लार्वा, दोनों सेल्स को अलग अलग कर दिया, लेकिन इनसे फिर भी कंप्लीट नॉर्मल लार्वा जो था वो बन गया। कंक्लूडेड बोथ दीज सेल्स, उसने कहा दोनों सेल्स के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी इसीलिए ये बन गए लार्वा, कंटेंट ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल साइट। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया, ये दिखाया हुआ है कि 2 सेल पे सेपरेट कर दिया था। ये सेंटर में ना एक रीजन आता है ये वाला, ये इस तरह जो चांद की तरह का, इसको नाम देते हैं ग्रे क्रिसेंट का। was performed by the Spearman. Spearman ने फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया, he took the salamander zygote, उसने salamander का zygote लिया and with the help of the minute ligature of the human hair का जो छोटा सा पीस होता है, the zygote into 2, ये एक सिंगल यानी ये zygote था, zygote को उसने क्या किया इस तरह सेंटर से बांध दिया, बांधने की वजह से वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। The nucleus was present in 1/2, जब उसने इस तरह बांध दिया इस तरह हो गया सेल, तो उसके एक पोर्शन में न्यूक्लियस था दूसरे में न्यूक्लियस नहीं था। इट वॉज सीन दैट द क्लीवेज वॉज कंप्लीटेड इन द हाफ कंटेनिंग द न्यूक्लियस, जिस तरह न्यूक्लियस था क्लीवेज का मतलब है उसमें इस तरह डिवीजन कंप्लीट हुई और वहां पर काफी सारे सेल्स जो थे वो बन गए। ठीक, प्रोसेस कंटिन्यू, इट वॉज सीन दैट द क्लीवेज वॉज कंप्लीटेड इन द हाफ कंटेनिंग द न्यूक्लियस बट द ए न्यूक्लिएट, यानी दूसरा पोर्शन जो न्यूक्लियस नहीं था वॉज नॉट सीन डिवाइडिंग, उसमें कोई डिवीजन शो नहीं हुई। Eventually, when the nucleated side has reached to 16 cells, जब यहाँ पर 16 cells बन चुके थे, one of the cleavage nuclei crossed, यहाँ से एक न्यूक्लियस माइग्रेट करके
ए न्यूक्लिएट पोर्शन में आ गया, क्रॉस द न्यूक्लिएटेड साइड एंड रीच a 16 cell stage. One of the cleavage nuclei crossed the narrow cytoplasmic bridge. कि बेशक हमने यहाँ से बांधा हुआ था लेकिन थोड़ा सा रास्ता था दरमियान में, एक न्यूक्लियस वहां से दूसरी साइड पर चला गया. इमीडिएटली दिस साइड स्टार्ट डिवाइडिंग. उसी वक्त फिर जो दूसरी साइड थी जहाँ न्यूक्लियस नहीं था उसने भी, एक न्यूक्लियस के जाने से उस पोर्शन ने भी डिवाइड करना शुरू कर. ये डायग्राम में दिखाया गया है कि उसने जब एक साइड से दूसरी साइड पर किया तो यहाँ पर भी डिवीजन स्टार्ट हो गई. अब उसके बाद ना उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया था. उसने एक न्यूक्लियर साइड तो की, लेकिन ये देखें पहले ग्रे क्रिसेंट सेंटर में था, दोनों तरफ हाफ हाफ गया. बाद में उसने इसी तरह सेपरेट किया बाल से, लेकिन एक साइड पे ग्रे क्रिसेंट आ गया, दूसरी साइड पे ग्रे क्रिसेंट नहीं आया. जिस तरफ ग्रे न्यूक्लियस था उस वक्त उस तरफ डिवीजन शुरू हो गई, 16 तक स्टेज पे पहुंची ये साइड आपकी. जब वो वाली जिधर न्यूक्लियस था उस साइड 16 सेल स्टेज पर पहुंची, वहां से एक न्यूक्लियस माइग्रेट करके ए न्यूक्लिएट पर आया, वहां डिवीजन स्टार्ट हो गई. डिवीजन स्टार्ट हो गई, वहां पे हमारे पास कंप्लीट नॉर्मल लार्वा जो था वो बन गया. लेकिन जिस तरफ न्यूक्लियस था उस तरफ लार्वा कंप्लीट बन ही नहीं सका. उस तरफ इरेगुलर जो मैस था सेल्स का वो बना. तो इससे उसने रिजल्ट जो था वो निकाला कि ग्रे क्रिसेंट जो है उसका कोई ना कोई रोल होता है डेवलपमेंट में. कि न्यूक्लियस बेशक प्रेजेंट है लेकिन ग्रे क्रिसेंट नहीं था तो वहां पर नॉर्मल लार्वा नहीं बना, डिफरेंशिएशन नहीं हुई, सिर्फ इरेगुलर मैस बन गया था सेल का. यहां से उसने निकाला था ग्रे क्रिसेंट की. Spearman also performed another experiment. He separated the two halves of the embryo. Both of them contain nuclei. दो halves को separate किया, दोनों में nuclei. Both of these halves developed into the complete embryos. He also observed that from a 16-cell embryo, even if a single cell is separated, it contains a complete set of genes and form a complete embryo. उसने ये भी किया कि अगर 16 सेल वाले से अगर हम एक भी एम्ब्रियो निकालें उसे पूरा का पूरा नया इंडिविजुअल बना सकते हैं. थ्रू सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. स्पीरमैन आल्सो, फिर उसने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, बार बार रिपीट किया इस एक्सपेरिमेंट को. उसी एक एक्सपेरिमेंट ने इसने ऑब्जर्व किया इट में हैपन दैट द न्यूक्लिएटेड हाफ कैन डेवलप इनटू एबनॉर्मल बॉल. उसने कहा कुछ दफा ऐसा हुआ कि जो न्यूक्लिएटेड साइड थी वो एबनॉर्मल बॉल में कन्वर्ट हो गई. उसने एम्ब्रियो पूरा जो लार्वा था वो नहीं बनाया. लेटेस्ट स्टडी रिवेल्ड, उसने कहा वजह क्या है उसकी. जब उसने एक्सपेरिमेंट से चेक किया कि क्या वजह इसकी, द डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ग्रे क्रिसेंट. उसने रिजल्ट निकाला कि ग्रे क्रिसेंट की पोजीशन पे डिपेंड करता था. कि जब उसने सेपरेशन की तो ग्रे क्रिसेंट एक साइड पर आ गया था. इस वजह से जो न्यूक्लियस वाली साइड थी वहां पे हमारे पास इरेगुलर मास बना कि वहां ग्रे क्रिसेंट एब्सेंट था. इज अ पिगमेंटेड फ्री एरिया अपेयर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. ये पिगमेंट फ्री है जो एरिया है जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे अपेयर होता है. सो इन द हाफ लेकिन द ग्रे क्रिसेंट नो फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. वहां सेल्स तो बन सकते हैं लेकिन वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकते ऐसे एरिया में जहां ग्रे क्रिसेंट. अब इस ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स क्या निकलते हैं ये याद रखें. स्पीरमैन के रिजल्ट्स क्या थे. ऑल सेल्स कंटेन सेम न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन, सब में एक जैसी इन्फॉर्मेशन होती है. इन द ग्रे क्रिसेंट एरिया, ग्रे क्रिसेंट एरिया में कुछ साइटोप्लाज्मिक इन्फॉर्मेशन होती है जो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. इसके बाद इफ ऑल द सेल कंटेन सेम न्यूक्लियर मटेरियल, इसका मतलब है सेल में न्यूक्लियर मटेरियल सेम है. व्हाट वाज द सेल टू डिफरेंशिएट. फिर ऐसी क्या चीज है जो उस सेल को डिफरेंशिएट करवाती है. There are the two way by which the cell undergo differentiation. दो मेथड्स हो सकते हैं. During cleavage, cytoplasmic segregation of the determinative takes place. क्या आपके पास एक ही सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल से जब इसमें ब्लास्टोपेयर्स बनते हैं, क्लीवेज होती है, पहले इस तरह दो सेल्स बनते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो इधर वाला साइटोप्लाज्म था वो इस सेल में आ गया, जो इस साइड वाला था वो इस साइड में आ गया. उसके बाद फर्दर इनसे बनेंगे तो इनका साइटोप्लाज्म पोर्शंस में डिवाइड है. उन्होंने कहा कि साइटोप्लाज्म के अंदर ना इस तरह कुछ खास पोर्शंस बने होते हैं रीजन्स के. जब हर पोर्शन जो है वो डिफरेंट सेल्स में जाता है और वही डिटरमाइन करता है इस सेल ने किस पार्ट में डिफरेंशिएट होना है या फिर इस सेल के अंदर कौन सी जीन्स जो है वो स्विच ऑन होंगी और कौन सी वाली यहाँ पर स्विच ऑफ होंगी. यानी साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं. इसके बाद इंडक्शन और द इंटरेक्शन विद द नेबरिंग सेल्स. उन्होंने कहा जब सेल डिवाइड करते हैं, दो बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, तो एक सेल का जो साथ वाला सेल्स होता है वो भी रोल प्ले करता है कि जो उसके साथ वाले सेल है उसमें कौन सा सिस्टम बनाना है. कि हार्ट के साथ वाले सेल्स जो हैं वो सिग्नल देंगे जी हाँ लंग्स बन जाने चाहिए. यानी नेबरिंग सेल्स जो हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं दूसरे सेल की डिफरेंशिएशन में. ये 3 आइडियाज हमने निकाले थे. अब साइटोप्लाज्म का रोल क्या होता है. पीछे से हमने ये तो पढ़ लिया कि अकेला न्यूक्लियस रोल प्ले नहीं करता सेल की डिफरेंशिएशन में, साइटोप्लाज्म भी कोई ना कोई रोल प्ले करता है. फिर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने साइटोप्लाज्म को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया. इट इज नोन दैट द डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स
contain the different morphogenetic determinant है। मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस के तौर पे भी कोई चेंज है और जेनेटिक उसके अंदर कुछ ना कुछ डीएनए का पोर्शन जो है वो भी सेपरेट होता है। डिटरमिनेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिफरेंशिएशन, जो सेल के डिफरेंशिएशन के लिए रोल प्ले करते हैं। दिस डिटरमिनेंट्स आर प्रेजेंट इन ब्लास्टोमेयर, ये ब्लास्टोमेयर में होते हैं। द फर्टिलाइज एग ऑफ एन एसिडियन, एक एसिडियन ऑर्गेनिज्म है ये सी, कंटेन्स साइटोप्लाज्म का 5 डिफरेंट कलर। उसका जब साइटोप्लाज्म ऑब्जर्व किया कि वो 5 कलर्स का था। एक है क्लियर साइटोप्लाज्म, इट प्रोड्यूस लार्वा एपिडर्मिस। उन्होंने कहा कि जब ब्लास्टोमेयर कोई 50-60 बन गए तो उन ब्लास्टोमेयर में जिनके अंदर क्लियर वाला साइटोप्लाज्म था उससे हमेशा एपिडर्मिस बन रही थी। ऐसे ब्लास्टोमेयर जिनके अंदर येलो साइटोप्लाज्म था उससे मसल सेल्स बन रहे थे। जिसके अंदर ग्रे था वेजिटल पोल वाला, वो गट बन रही थी उसमें। हमने एग में कहा था ना, एग के अंदर 2 रीजन होते हैं, ये वाला ऊपर वाला एनिमल पोल कहते हैं, नीचे जिस तरफ योक होती है ये योक, उसको हम वेजिटल पोल कहते हैं। तो वेजिटल पोल वाला जो साइटोप्लाज्म यानी यहाँ के योक के नजदीक जो है उससे गट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है। और ग्रे इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का मतलब जो इक्वेटर पर है, कॉर्नर पर ग्रे, इट प्रोड्यूस नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल ट्यूब। इससे नोटोकॉर्ड और न्यूरल, हमने पढ़ा एक्टोडर्म यहाँ ऊपर होता है ना जिससे नोटोकॉर्ड बनती है और न्यूरल ट्यूब बनती है। तो इन्होंने कहा हर स्ट्रक्चर बनाने वाले जो सेल्स हैं उनका साइटोप्लाज्म का कलर डिफरेंट है। अब कलर डिफरेंट किस में है? अब इसके बाद आ जाते हैं रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। अब साइटोप्लाज्म का पढ़ लिया कि डिफरेंट रीजन्स होते हैं और साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करके ये रिजल्ट्स निकाल लिए, प्रूव कर दिए कि हर स्ट्रक्चर बनाने वाले सेल्स जो है उसका साइटोप्लाज्म डिफरेंट कलर का है। अब उन्होंने कहा न्यूक्लियस का भी कोई रोल होता है क्या फिर डेवलपमेंट में? मोस्ट जीन कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस, न्यूक्लियस तो सारे जीन्स उसके अंदर है जो प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह को कंट्रोल कर रही है, विच कैन इजीली बी आइडेंटिफाइड आर फाउंड इन अ साइटोप्लाज्म एंड आर प्रोबेबली प्रोड्यूस इन इट। उन्होंने कहा जीन कंट्रोल जिस करेक्टर को कैसे करती है? प्रोटीन्स बनाकर, और प्रोटीन बनाने के लिए चीजें कहाँ पर मौजूद होती है? साइटोप्लाज्म में। थ्रू एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट द प्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंटली एक्टिव सब्सटेंसेस बाय द न्यूक्लियस इटसेल्फ और इट्स इमीडिएट नेबर्स इज हाउएवर अवेलेबल इन सम केसेस। उनका न्यूक्लियस ने जो चीजें बनानी है वो उसके इर्द गिर्द के साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है मोस्टली। वन ऑफ सच एग्जांपल इज इन द मल्टीसेलुलर एल्गी है एसिटेबुलेरिया। इट कंसिस्ट ऑफ राइजोइड, इसमें ये राइजोइड होते हैं। राइजोइड जो है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे एंकर करने में हेल्प आउट करती है, विच इज अटैच टू द ग्राउंड फ्रॉम विच अराइज अ लॉन्ग स्टॉक। दरमियान में एक लॉन्ग स्टॉक है, ये तना, एंड अ कैप, और एक कैप है विद एन एम्ब्रेला शेप्ड कैप एट इट टॉप। एसिटेबुलेरिया जो है इसकी 2 टाइप्स है, एक की जो है वो एम्ब्रेला शेप है, कैप have identified Acetabularia mediterrana which has a regular shape cap and Acetabularia canulata which has the irregular shape। ये रेगुलर शेप है और ये इरेगुलर शेप है। एक रेडियोलेटा जो है वो इरेगुलर है, ए मेडिट्रीना जो है वो अम्ब्रेला शेप कैप है। अब यहाँ डायग्राम में देखिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था। जो अम्ब्रेला शेप कैप थी उसका ये स्टेम पोर्शन सेंटर से कट किया, और जो आपके पास इरेगुलर शेप कैप थी उसका भी सेंट्रल पोर्शन कट किया स्टेम का। जो इरेगुलर थी उसका स्टेम का सेंट्रल पोर्शन मेडिट्रेना के ऊपर लगा दिया, यानी ब्लू के ऊपर, ग्रीन के ऊपर ऑरेंज वाला पोर्शन लगा दिया। और उसके बाद जो इसकी, और इसी तरह जो एक ग्रेन्युलेटा का ये राइजोइड था, राइजोइड के ऊपर जो सेंट्रल स्टॉक थी वो किसकी लगा दी? मेडिट्रेना की। अब उन्होंने कहा कि देखते हैं ये पोर्शन हमने ज्वाइन कर दी, कैप किस तरह की बनती है। अब ये जो एसिटेबुलेरिया था ना, जो न्यूक्लियस इसका मौजूद है वो इस तरह बॉटम पर है। ये बॉटम में न्यूक्लियस जो है वो किसका है? इसमें मेडिट्रेना का ही न्यूक्लियस है और इसमें ग्रेन्युलेटा का ही न्यूक्लियस मौजूद है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मेडिट्रेना थी उसकी कैप अम्ब्रेला शेप ही बनी। बेशक दरमियान में हमने स्टॉक जो थी वो ग्रेन्युलेटा की लगा दी थी, लेकिन कैप किसकी बनी? मेडिट्रेना की। इसी तरह ग्रेन्युलेटा के ऊपर हमने स्टॉक किसकी लगाई थी? मेडिट्रेना की। और जब ये ग्रो किया तो उसने कैप कैसी बनाई? ग्रेन्युलेटा की। हम कह सकते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियस मेडिट्रेना का था इसलिए कैप भी मेडिट्रेना की बनी, और इसके अंदर न्यूक्लियस ग्रेन्युलेटा का था इसलिए कैप भी ग्रेन्युलेटा की तरह की ही। कि there is only a single nucleus although they may attain the size of several centimeters or more. Hammerling showed that if the cap is removed, a new one is regenerated. उन्होंने कहा इसमें रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, अगर कैप रिमूव करवा दें ये नहीं बना लेता है। He cut off the nucleus containing the rhizome from an algae of one species, A. mediterrana, and grafted a similar piece containing the nucleus of another species. When the cap was now removed, it was seen that the new
regenerated one had the characters of a crenulata. A crenulata के so the nucleus laying at the base of algae and not the stalk to which regenerate. कि कैप regenerate किससे हो रही है? स्टॉक से, लेकिन स्टॉक जो है वो तो दूसरी स्पीशीज की है. अटैच डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ कैप, और जबकि न्यूक्लियस जो था वो क्रेन्यूलेटा का था, इसीलिए कैप जो थी वो क्रेन्यूलेटा की बनी. बेशक स्टॉक दरमियान में किसी और की लगा दी जाए. इट मीन्स दैट irrespective ऑफ द फैक्ट विच स्पीशीज द साइटोप्लाज्म बिलोंग, उनका साइटोप्लाज्म जिस मर्जी स्पीशीज का हो, the genes were able to express according to the type of nucleus. genes express हो सकती है न्यूक्लियस के मुताबिक. For all these experiments, it was concluded that the both gene and cytoplasm play important role. यहाँ से हम रिजल्ट निकालते हैं, ना तो अकेला साइटोप्लाज्म रोल प्ले करते हैं, ना तो जीन्स, दोनों मिल्क के रोल प्ले करती हैं डिटर्मिनेशन में, यानी डेवलपमेंट में सेल जो है वो कौन से बनाए जाएंगे. न्यूक्लियस कंटेन ऑल द जीन्स, न्यूक्लियस में जीन्स होती हैं, वाइल डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल. और साइटोप्लाज्म प्ले रोल करता है सिलेक्शन ऑफ जीन में कि कौन सी जीन ने किस टाइम पर एक्सप्रेस होना है. ये रोल किसका होता है? साइटोप्लाज्म का. और करेक्टर को कंट्रोल करना किसका काम होता है? जीन. यहाँ तक ही आज का जितना लेक्चर आज हमने किया है इसे समझे अच्छी तरह. अगर कोई भी मसला है तो मेरे से डिस्कस करें.